हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए अभी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स और एग्जाम रेलेवेंट हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है बच्चों, पेशीय थकान निम्न में से किसके एकत्रित होने के कारण होती है? बच्चों, पेशीय थकान जो है ये किस एक के एकत्रित होने के कारण होती है, यानी पेशीय थकान किसके जमाव होने के कारण होती है? पाइरुविक अम्ल या एटीपी या लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी से बताना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। यानी पेशीय थकान जो है किसके जमाव होने के कारण होती है ना? पेशियाँ थक जाती हैं किसके जमाव होने के कारण ऐसा होता है? तो जी हाँ, लैक्टिक अम्ल। यदि आपने आंसर किया है देन आपका आंसर सही है। तो लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण जो है पेशीय थकान होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है पाइरुविक अम्ल, है ना? पाइरुविक अम्ल के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? C3H4O3, है ना? तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है बच्चों कि पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन है? क्या कोई बता सकता है पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन है? पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? देखिए बच्चों, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया गया है, जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? देखिए, तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है। तो कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, देखिए बात करेंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक गैस है ना? आप सभी बच्चे जानते हैं। और ये गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है। तो पूछता है कभी कभी कि ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस होती है, उत्तरदायी गैस जो होती है, वो कौन सी होती है बच्चों? CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, चलिए बहुत सही है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों है? आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों है, यानी कौन सा ऐसा ग्लैंड है ना, जो इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है थायराइड, तीसरा ऑप्शन है पीयूष, चौथा ऑप्शन है अधिविक। जल्दी से बताना है कौन सी ऐसी ग्रंथि है बच्चों जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों होती है? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी अग्नाशय पैंक्रियास, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो याद रखना है अग्नाशय जो है अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, और ये हार्मोन व एंजाइम दोनों स्रावित करती है। बच्चों, ये हार्मोन भी स्रावित करेगी, साथ ही साथ एंजाइम भी, है ना? तो ये भी याद रखना है कि ये हार्मोन एवं एंजाइम दोनों स्रावित करती है ना? दोनों सिक्रेट करेगी, दोनों स्रावित करती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग थायराइड के बारे में। ठीक है, थायराइड। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अगर आपसे पूछे बच्चों कि शरीर में, जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, बताइएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो याद रखना है थायराइड ग्रंथि होती है, और ये कहाँ? गले में स्थित होती है ना? अब बात करेंगे बच्चों पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, बताइए। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मानव शरीर में, जी हाँ, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि
कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है बच्चों? हाँ, और ये किस भाग में स्थित होती है? मस्तिष्क के भाग में स्थित होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है ना। अब देखिए इसका कई सारा नाम है। एक तो इसको पीयूष ग्रंथि कहते ही हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं बच्चों। साथ ही साथ इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए इसको कितने नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए अधिविक्र की बात करें, यानी इसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, अधिविक्र ग्रंथि, यानी इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, यानी ये शरीर की उत्तेजना लाता है, शरीर में जो है उत्तेजना लाता है, कौन सी ग्रंथि का काम होता है? ये अधिविक्र, है ना। यानी प्रश्न ऐसे पूछे बच्चों कि मानव शरीर में, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है बच्चों, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है ना, जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, यानी शरीर को उत्तेजित लाएगी, शरीर को उत्तेजित करेगी, किसका काम होता है? किस ग्लैंड का काम है? अधिविक्र यानी एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, ठीक है बच्चों। हाँ, उत्तेजना से है, यानी कौन सी ग्लैंड हो जाएगी? अधिविक्र, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चों? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछे जा चुके हैं, तो बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत है। बच्चों हरे पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस दौरान जो उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो क्या होता है ना, वो कहाँ से होता है? प्रकाश संश्लेषी एंजाइम के द्वारा, या पत्तियों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, या जल के द्वारा, या ग्लूकोज के द्वारा? जल्दी से बताइए, हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जल। तो आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है, यानी इसको लिख लीजिए, अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण में, है ना बच्चों, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है, जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न होती है। देखिए यही पूछा था बच्चों, हरे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना, उस दौरान जो है उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है ये जल के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, एक पौधा बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है तथा इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है, परंतु फल का अभाव होता है, आप इसे किस समूह में रखेंगे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? जल्दी से बताइएगा। एक पौधा बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है, ठीक है, एक पौधा जो है बच्चों बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है ना, इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है, लेकिन फलों का क्या होता है बच्चों? अभाव होता है, कमी होती है। तो आप इसे किस समूह में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? फल का अभाव होता है। ठीक है, फल का अभाव होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में, यानी अनावृत बीजी, आवृत बीजी। ठीक है,
हाँ, तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एंजियोस्पर्म का, तो आपका मालूम होना चाहिए आपको, गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, जीवाणु के जीनोम में उपस्थित होता है। जीवाणु के जीनोम में क्या उपस्थित होता है, यानी ये डीएनए व हिस्टोन, या डीएनए या हिस्टोन, या हिस्टोन रहित डीएनए, या इनमें से कोई नहीं। जीवाणु के जो जीनोम होते हैं बच्चों, उसमें उपस्थित होता है, क्या होता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट। सभी बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे जी, है ना। यानी कहने का मतलब ये जीवाणु का जो जीनोम होता है वो किस चीज़ का बना होता है बच्चों, जीवाणु का जीनोम किस चीज़ का बना होता है ना। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, है ना, हिस्टोन रहित डीएनए। तो आपको याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, जीवाणु का जीनोम जो है हिस्टोन रहित डीएनए का बना होता है, और इससे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, जीवाणु का जीनोम, है ना, जीवाणु का जीनोम जो है बच्चों, जीवाणु का जीनोम जो है ये हिस्टोन रहित डीएनए का बना होता है ना, हिस्टोन रहित डीएनए का बना रहता है, जिसे जीनोफोर, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, जीनोफोर ही कहते हैं, जिसे जीनोफोर भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना है। देखिए बच्चों, बात आई है जीवाणु की, तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद ही होगा बच्चों, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, लियू वैन हॉक द्वारा, लियू वैन हॉक द्वारा, ठीक है। जीवाणु की खोज की गई थी लियू वैन हॉक के द्वारा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार विषाणु के बारे में यदि पूछ लेता है कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इवानोवस्की, किसके द्वारा, इवानोवस्की के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये सभी याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, है ना। अगला प्रश्न आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेटों का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, और शरीर को ऊर्जा निम्न में से किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। बच्चों आप सभी जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, शरीर को एनर्जी प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो अब ये शरीर को ऊर्जा निम्न में से किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, पॉलीसैक्राइड, डाइसैक्राइड, मोनोसैक्राइड, या खनिज लवण। जल्दी से आंसर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है सभी स्टूडेंट को। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी मोनोसैक्राइड, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है आपको कि शरीर को ऊर्जा मोनोसैक्राइड ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिए, है ना, शरीर को जो ऊर्जा है, शरीर को ऊर्जा मोनोसैक्राइड, शरीर को ऊर्जा मोनोसैक्राइड यानी ग्लूकोज, है ना, शरीर को ऊर्जा मोनोसैक्राइड यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखना है, प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों के राइबोसोम होते हैं। बताइए कितने प्रकार के होते हैं, 30S प्रकार के होते हैं, 50S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, या 80S प्रकार के होते हैं। जल्दी से बताइएगा, जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों के राइबोसोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी 70S प्रकार के, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, जीवाणु हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तथा हरित लवक, है ना, इन सभी में राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, यानी 70S प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, हिस के बंडल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पेशियों में, हृदय में, मस्तिष्क में, यकृत में। बताइएगा, आपको बताना है बच्चों, यहाँ पे बंडल ऑफ हिल्स वेयर फाउंड, है ना, बंडल ऑफ हिल्स आर फाउंड इन वेयर, इन मसल्स, इन द हार्ट, इन द ब्रेन, इन द लिवर।
जल्दी से बताइएगा, हिस्स के बंडल पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो जी हाँ, सही जवाब आ रहा है। कुछ बच्चों का आंसर सही है। तो यहाँ पे हिस्स के बंडल जो है बच्चों, ये हृदय में पाए जाते हैं। कहाँ? हृदय में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, कभी कभी बात आई है बच्चों हृदय की, है ना, तो एक क्वेश्चन हो जाता है कि भाई मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव शरीर के हृदय में यानी दिल में कितने चैम्बर होते हैं? मानव शरीर के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बच्चों? कितने कोष्ठ होते हैं? इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं हम लोग, है ना। कितने चैम्बर हो जाएंगे बच्चों? तो ये 4 होते हैं। आप सभी को पता है मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठ यानी कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है बच्चों कि मानव शरीर का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए तो। मानव शरीर का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और किसके लिए धड़कता है? अगर ये पूछे तब क्या कीजिएगा? बताइए तो, किसके लिए धड़कता है बच्चों? बताइए, किसके लिए धड़कता है? अच्छा चलिए, किसके लिए धड़कता है? ओहो, ये बात है। देखिए, इसका काम ही है धड़कना, ठीक है। अब लोग बेवजह कह देते हैं कि मेरा दिल उसके लिए धड़क रहा है ना, उसका दिल मेरे लिए धड़का, है ना। ये सब फालतू की बातें हैं। इस पे तो कई सारे गाना भी बन चुका है, सॉन्ग भी, धक धक करने लगा, पता नहीं कौन कौन से गाने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखिए इसका काम ही है धड़कना। अगर हार्ट बीट कम हो जाएगा तो समझ सकते हो कई तरह का डिजीज़ आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये किसी के लिए नहीं धड़कता, इसका काम ही है जो है धड़कना। क्योंकि नहीं धड़केगा तो समझ सकते हो फिर दिक्कत है, लाइफ का दी एंड हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। रेशम प्राप्त किया जाता है किससे? बॉम्बिकस मोराई से, या मोशेमा ब्रोम्बिसिस से, या लैसिफर लेक्का से, या एपिस इंडिका से? जल्दी से बताइएगा। रेशम, जी हाँ, रेशम प्राप्त किया जाता है किससे? बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट बताएंगे जी, रेशम प्राप्त किससे किया जाता है? तो जी हाँ, आप लोगों का सही जवाब आ रहा है। तो बच्चों, रेशम की प्राप्ति जो होती है ना, वो रेशम कीट से होती है। और वो रेशम कीट कौन होता है? वो होता है बॉम्बिकस मोराई। कौन होता है? बॉम्बिकस, हाँ, बॉम्बिकस मोराई होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लेना है बच्चों अच्छे से। क्या समझना है कि देखिए, रेशम की प्राप्ति वैसे तो रेशम कीटों से होती है ना। रेशम की प्राप्ति रेशम कीट से होती है, ये तो आप सभी जानते हैं कि रेशम की प्राप्ति रेशम कीट से होती है। और वो रेशम कीट कौन होता है बच्चों? वो होता है बॉम्बिकस मोराई, ठीक है, बॉम्बिकस मोराई, ठीक है। तो रेशम की प्राप्ति रेशम कीट बॉम्बिकस मोराई से होती है ना। और ये बच्चों, ये जो है ना, सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। आप लोगों ने सहतूत खाया है बच्चों? सहतूत शायद पता नहीं मिलता है, इधर तूत कहते हैं, बिहार में तूत कहते हैं। दिल्ली वगैरह में मैं रहा हूँ ना, तो वहाँ पर एक पेड़ था, तो वहाँ हम लोग सहतूत कहते थे उसको। बहुत अच्छा लगता है ना, ब्लैक ब्लैक होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार का होगा। सहतूत शायद खाए होंगे आप लोग, खाए हो कि नहीं खाए हो बच्चों? देखिए, ऐसा रहेगा सहतूत, ठीक है। बड़ा मीठा लगता है और खा लेने से एकदम जीभ जो है ना काला काला हो जाता है। खाए हो कि नहीं खाए हो? चलिए, बहुत सही जवाब। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खाए हैं। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं खाए हैं। ओके, तो याद रखना है बच्चों, रेशम प्राप्त किससे किया जाता है? तो रेशम की प्राप्ति रेशम कीट बॉम्बिकस मोराई से होती है। और ये सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं, ठीक है। सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और बता दीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, बात आई है रेशम की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे रेशम का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए तो। रेशम का अध्ययन, है ना, रेशम का यानी द स्टडी ऑफ सिल्क, रेशम का अध्ययन जो है ये विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है बच्चों? हाँ जी, रेशम का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? सेरीकल्चर में, ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। याद रखना है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है एपिथेलियल ऊतक कार्य करते हैं। बताइएगा एपिथेलियल ऊतक जो है इनका कार्य क्या होता है? सुरक्षित आवरण का, या जनन संरचनाओं का, या रक्त कणिकाओं का, या तंत्रिका कोशिकाओं का? जल्दी से बताना है बच्चों। एपिथेलियल ऊतक, जी हाँ, एपिथेलियल ऊतक कह लो या इसको एपिथेलियम ऊतक कह लो, एपिथेलियम टिश्यू है ना। चलिए देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, इसको हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियम। तो एपिथेलियम ऊतक, इसका कार्य क्या होता है बच्चों? क्या होता है? तो देखिए इसका जो कार्य होता है वो शरीर को ढकना। क्या कार्य होता है बच्चों इसका? शरीर को ढकना, है ना। क्योंकि ये जो ऊपरी सतह पर पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है? शरीर को ढकना, क्योंकि ये ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और साथ ही साथ शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, इसका और भी काम होता है। शरीर को ढकना तो होता ही है, साथ ही साथ शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ शरीर का ये आवरण भी बनाता है, शरीर का आवरण भी बनाता है। ठीक है, तो अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, एपिथेलियम ऊतक है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, याद रखना है बच्चों आपको, ये शरीर को ढकता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही साथ शरीर का आवरण भी बनाता है। ठीक है, तो एपिथेलियम ऊतक का कार्य क्या होता है? सुरक्षित आवरण का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।